All right, let's start. In the previous class, we covered the finding the inverse of a quadratic function. कैसे निकालते हैं quadratic function का inverse, ये हमने सीखा था. और हमने जो है वो दो मेथड से सीखा था. Obtaining the completed square form and then finding the inverse using the three-step approach. और एक और देखा था कि जो fx equals to y है उसको पहले y का नाम दे देते हैं और फिर y को शिफ्ट कर देते हैं x के साथ, जो हमने मेथड 2 पे देखा था. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देते हैं. लेकिन फिर हमने ये चीज देखी थी कि हम प्लस या माइनस दोनों साइंस में से कोई एक साइन लेते हैं. किसी ने अगर प्लस या माइनस दोनों साइंस दे दी तो उसका एक नंबर कट गया. ऑलवेज रिमेंबर, यू लूज वन मार्क if you will give both plus and minus. So whether you have to give plus or whether you have to give minus, that will depend upon the domain of fx. f inverse में प्लस देना है या माइनस देना है, इसका दारोमदार fx के डोमेन पर है. अच्छा, ऐसा क्यों है ये भी मैं लॉजिकली अभी आपको कॉन्सेप्ट के थ्रू समझाता हूँ. अभी तो मैंने आपको whether you are finding the inverse function f inverse x and you have to decide whether you have to take plus or minus, you have to x. If domain of fx is covering the right side of turning point, you will take plus, and if domain of fx is covering the left hand side of turning point, you will take negative. अच्छा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ऑफ इनवर्स बात करते हैं. हमने ये सीखा कि इनवर्स फंक्शन जो है, फॉर अ फंक्शन टू हैव एन इनवर्स, इनवर्स निकलता क्या है ये हमने समझ लिया. For a function to have an inverse, it must be 1-to-1. एक फंक्शन का इनवर्स तब होता है जब वो 1-to-1. Linear function is 1-to-1. How do we know a function is 1-to-1 if a graph is given? So if a graph, we can draw horizontal lines. If horizontal line intersects at one point, this means if horizontal line intersects at more than one point, this would mean it is not a 1-to-1 function. So it must be 1-to-1. All linear functions are 1-to-1. इसका डोमेन हर लीनियर फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है. आर नॉट जनरली 1-to-1. अगर हमारा जो है वो क्वाड्रेटिक फंक्शन हमारे सामने में दिया हुआ है, तो क्वाड्रेटिक फंक्शन यूजुअली 1-to-1 नहीं होते. उनको अगर उनका डोमेन एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर है तो दे विल नॉट हैव एन इनवर्स बिकॉज दे आर नॉट 1-to-1. For finding their inverse, we have to make them 1-to-1. How can we make them 1-to-1? To make them 1-to-1, we have to restrict their domain. We have to restrict their domain from the x coordinate of turning point. कहां से restriction करनी है? उनके turning point से x, turning point के x से restriction करनी है. So domain ऐसा होना चाहिए जो turning point की purely right side को cover कर रहा हो या purely left side. अब वो domain turning point के x से शुरू हो या turning point के x के बाद शुरू हो, या डोमेन टर्निंग से शुरू हो. जैसे मैं मिसाल देता हूं, टर्निंग पॉइंट का x2 है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ टर्निंग पॉइंट वर 2,3 एंड x कोऑर्डिनेट ऑफ टर्निंग पॉइंट इज 2, राइट. टर्निंग पॉइंट का जो x है वो 2 है. तब डोमेन जैसे क्या हो सकता है, सुटेबल डोमेन क्या हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो सकता है, ग्रेटर 3 हो सकता है, ग्रेटर देन 4 हो सकता है, ग्रेटर देन 10 भी हो सकता है. दीज ऑल the right hand side of turning point, therefore they are acceptable domains. Similarly, अगर turning point का x 2 है, x less than 2, x less than equals to 2, x less than 1, x less than 0, x less than -5, ये वो तमाम डोमेन्स हैं जो टर्निंग पॉइंट की लेफ्ट साइड को कवर कर रहे हैं. तो इफ द डोमेन इज कवरिंग प्योरली द लेफ्ट हैंड साइड or it is covering purely the right hand side, in such a case the function will be 1-to-1 and therefore it will have an inverse. सही है. ये कॉन्सेप्ट हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, मैंने एक दफा रिकैप कर दिया. तो हमने फंक्शन इनवर्स एग्जिस्ट कब करता है ये समझा था. फिर हमने लीनियर फंक्शन का इनवर्स निकालना सीखा थ्रू थ्री स्टेप अप्रोच से. थ्री स्टेप अप्रोच से हमने क्वाड्रेटिक फंक्शन का इनवर्स निकालना सीखा. मेथड नंबर 1 में 3 स्टेप अप्रोच लगती है, मेथड नंबर 2 में मैंने कहा था यूज ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है. अब आ जाते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इनवर्स. तो भाई इनवर्स निकाल के क्या कॉन्सेप्ट, क्या मतलब व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्सेप्ट सर, थोड़ा बताएं. तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा समझाता हूँ. बहुत काम की बात है और ये बहुत ज्यादा अप्लाई होती है, बहुत ज्यादा अप्लाई होती है, बहुत ज्यादा टेस्ट होती है, ये पूछा जाता है बहुत ज्यादा. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत गौर से सुनिएगा. कॉन्सेप्ट ऑफ इनवर्स ये सिखाता है
the domain and image gets interchanged. Domain and image gets interchanged. That is, x comma y becomes y comma x. x comma y becomes y comma x. क्या मतलब है भाई? कि जो हमारा fx फंक्शन का डोमेन होता है, फंक्शन की इमेज बन जाती है, एंड वाइस वर्सा. मैं मिसाल देता हूं, आसान भाषा में समझाता हूं. एफ फंक्शन में 1 डालने पर, अच्छा जिन्होंने मुझसे ओ लेवल आईजीसीएसई पढ़ा हुआ है उनको मैं ये कॉन्सेप्ट जरूर बताता हूँ, जरूर बताता हूँ. और फंक्शन के अंदर दिस इज वन ऑफ द शॉर्टकट्स एज वेल. जब इनवर्स की एफ इनवर्स 5 मांगा ना, तो एक तरीका होता है कि एफ इनवर्स निकालो पहले, एफ इनवर्स एक्स, और एक तरीका होता है एफ इनवर्स 5 निकालो. तो वहां मैं ये अप्रोच सिखाता भी हूँ. तो ये कॉन्सेप्ट में बताया हुआ है जो इन्होंने मुझसे आईजीसीएसई ओ लेवल्स पढ़ा. तो अब मैं आपको कॉन्सेप्ट फिर भी देता हूँ, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो सीखेंगे इंशाल्लाह. जब एफ फंक्शन में मैं 1 डालूंगा तो मेरा आंसर, मिसाल है, अभी मैं अप्लाई करके भी बताता हूँ. अगर एफ फंक्शन में 1 डाला, इसका मतलब एफ इनवर्स फंक्शन में 4 डालने पर 1 आएगा. तो एफ एक्स फंक्शन के हिसाब, एक्स इज डोमेन, तो एक्स कॉमा वाई होता है ना, 1 डोमेन है और 4 क्या है? इमेज. एफ इनवर्स 1 क्या है? इमेज. 1,4 बिकेम 4,1. डोमेन इंटरचेंज हो गए, स्वैप हो गए. तो एक्स कॉमा वाई बिकम्स वाई कॉमा एक्स. तो यहां से एक कंक्लूजन ड्राइव हो गया जो यहां पर लिखा हुआ है. डोमेन ऑफ एफ इनवर्स, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स, ये डोमेन ऑफ एफ इनवर्स है. डोमेन ऑफ एफ इनवर्स इज इक्वल्स टू इमेज ऑफ एफ. अच्छा, इमेज एक बहुत नैरो टर्म हो जाता है क्योंकि सिंगल वैल्यू को इमेज कहते हैं. तो अभी मैंने कहा था, मैंने पहले भी आपको जब समझाया था, मैंने कहा इमेज को छोड़ के रेंज का लफ्ज दिमाग में लें. वैसे असल कॉन्सेप्चुअली सिंगल वैल्यू को भी कॉल इमेज, और बहुत ज्यादा वैल्यूज को हम कहते हैं रेंज. तो क्योंकि मैं इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू एक ब्रॉड ब्रॉड टर्मिनोलॉजी में ब्रॉड बात करना चाह रहा हूँ, देयरफॉर मैं इमेज का मतलब अगर इस्तेमाल कर भी देता हूँ, खैर इस एग्जांपल में तो कहूंगा डोमेन ऑफ एफ इनवर्स इज सेम एज इमेज ऑफ एफ, एंड डोमेन ऑफ एफ इज सेम एज इमेज ऑफ एफ इनवर्स. लेकिन अब इमेज एक नैरो टर्म हो जाता है. अच्छा, एक्स की एक वैल्यू हो या बहुत सारी हो, हम डोमेन ही कहते हैं. बट वाई की सिंगल वैल्यू को इमेज कहा जाता है, और वाई की बहुत सारी वैल्यूज को रेंज कहा जाता है. तो अभी मैं वाई की बहुत सारी वैल्यूज की बात करना चाहता हूं. तो यहां से एक कंक्लूजन ड्राइव हुआ, क्योंकि एक्स कॉमा वाई बिकम्स वाई कॉमा एक्स, देयरफॉर एक लॉक हो गया कंक्लूजन, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स एक्स इज सेम एज रेंज ऑफ एफ एक्स, and range of f inverse x is domain of fx. f इनवर्स का डोमेन, fx की रेंज, f इनवर्स की रेंज, fx का डोमेन. यहां से एक बात पता चलती है, यहां से एक बात पता चलती है. वो बात क्या है जरा सुन. यहां से एक बात ये पता चलती है कि अगर मुझे कभी भी इनवर्स का कुछ, देखें ओरिजिनल फंक्शन fx है, यूजुअली जब fx होता है तो हमारा डोमेन ऑफ fx होता है. तो fx का डोमेन तो होता है, और कभी कुछ कुछ पार्ट्स में हमसे रेंज ऑफ fx भी पूछ लेता है. तो ऐसा अक्सर ऐसा होता है कि fx की दोनों चीजें मुकम्मल हो जाती है. अक्सर होता है, जरूरी नहीं है, फर्ज नहीं है कि हमेशा ऐसा हो. अक्सर ऐसा होता है कि हमारे पास फंक्शन fx होता है, उसका डोमेन तो गिवन ही होता है, उसकी रेंज हम खुद निकाल लेते हैं किसी पार्ट में, तो दोनों आ जाती है. तो पता चला अगर fx का सेट मुकम्मल हो जाए, मतलब fx का डोमेन और रेंज दोनों आ जाए, तो हम f इनवर्स में भी उन्हीं को यूज कर सकते हैं. बस याद ये रखना है कि इफ यू हैव टू फाइंड द डोमेन ऑफ f इनवर्स x, f को fx से कनेक्ट करना है. तो f इनवर्स का अगर मुझे डोमेन निकालना है, तो इसका मतलब मैं fx की रेंज ले लूं. अगर मैं डोमेन निकालना चाहता हूं तो मैं fx की रेंज ढूंढूंगा. रेंज ढूंढना चाहता हूं, एग्जामिनर कह रहा है फाइंड द रेंज ऑफ f इनवर्स, तो मैं fx का डोमेन ढूंढूंगा. ऐसा होता है, एग्जामिनर कहता है नेट मुसलसल थोड़ा थोड़ा लैग हो रहा है, इंटरनेट कनेक्शन का प्रॉब्लम वो दे रहा है. भारत, मुझे लग रहा है अभी पेन तो चल रही है, तो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ सफा में. 1 मिनट मुझे दे, मैं आपका सवाल. डोमेन ऑफ f इनवर्स is same as range of fx, and range of f inverse is same as domain of fx. तो अगर मुझे f इनवर्स के बारे में कभी भी कुछ पूछा जाएगा,
तो मुझे फौरन सोचना पड़ेगा कि क्या एफ एक्स की ऑपोजिट, अगर एग्जामिनर आपसे अक्सर पूछता है डोमेन ऑफ एफ इनवर्स निकालो, तो आपने फौरन सोचना है कि डोमेन ऑफ एफ इनवर्स डायरेक्टली निकल, एफ इनवर्स के लिए मुझे रेंज ऑफ एफ एक्स चाहिए, तो क्या रेंज ऑफ एफ एक्स मेरे पास है? फिर आप सोचने लगे, आपने कहा यार एफ एक्स की रेंज तो एग्जामिनर कहीं निकलवा ही नहीं है, तो आपने कहा चलो कोई बात नहीं, एफ एक्स फंक्शन, वी हैव द एफ एक्स फंक्शन, वी हैव द डोमेन ऑफ एफ एक्स फंक्शन, वी कैन फाइंड द रेंज ऑफ एफ एक्स फंक्शन। एफ एक्स फंक्शन भी करते हैं, जो एफ एक्स फंक्शन की रेंज होगी, जो एफ एक्स फंक्शन की रेंज होगी वो ही एफ इनवर्स फंक्शन का डोमेन बन जाएगी। और अगर एग्जामिनर कभी कहेगा भाई एफ इनवर्स की रेंज निकालें, तो फौरन सोचना है कि एफ इनवर्स की रेंज तो वही होगी जो एफ एक्स का डोमेन है, जो एफ एक्स का डोमेन है। अच्छा, अभी मेरी एक्सप्लेनेशन मुकम्मल नहीं हुई, तो सवाल मैं समझता हूँ कि अभी नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि मैं इसको एलैबोरेट कर रहा हूँ। अभी तो मैंने समझाया ही नहीं है, अभी तो मैंने खाली गुफ्तगू स्टार्ट ली है। मुझे थोड़ा टाइम दे, 2 4 5 मिनट पहले मुझे बोलने दे, फिर मैं इंशाल्लाह आपको सवाल का मौका देता हूँ। अगर जरूरत पड़े, क्लियर हो जाएगा तो फिर मत पूछिएगा, क्लियर नहीं होगा तो पूछ लीजिएगा, मना तो मैंने किया नहीं। तो अभी मैं अपनी बात को कंटिन्यू कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मैंने नोट कवर करना है, फिर मुझे 1 2 एग्जांपल्स देने, इस कॉन्सेप्ट को रीइंफोर्स करना है, फिर आप सवाल पूछ लीजिएगा इंशाल्लाह। तो अगर एफ इनवर्स का मुझे डोमेन निकालना है, तो एफ एक्स की मेरे पास रेंज मुझसे एग्जामिनर ने कहीं नहीं निकलवाई हुई, तो मैं निकाल लूंगा। और अगर मुझे रेंज ऑफ एफ इनवर्स चाहिए, तो मैं फॉरन डोमेन ऑफ एफ एक्स दूंगा, जो यूजुअली दिया हुआ ही होता है सवाल में। लेकिन ये कॉन्सेप्ट समझने के बाद एक नोट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें बच्चे गलती करते हैं। डोमेन इज यूजिंग एक्स। जब भी मैं डोमेन देता हूं ना, तो नाम एक्स का यूज होता है। एक्स, डोमेन देने के लिए मैं एक्स का नाम इस्तेमाल करता हूं, डोमेन देने के लिए मैं एक्स का नाम इस्तेमाल करता हूं। और रेंज इज एक्सप्रेस यूजिंग द नेम ऑफ द गिवन फंक्शन, जबकि रेंज का आंसर फंक्शन के नाम से होता है। तो मैंने सिखाया था भाई, एफ एक्स फंक्शन का डोमेन है, जी एक्स फंक्शन का डोमेन है, एच एक्स फंक्शन का डोमेन है। डोमेन तो एक्स के नाम से ही होता है, एक्स ग्रेटर देन 3, एक्स ग्रेटर देन 5, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। बट अगर एफ एक्स फंक्शन की रेंज है, तो एफ एक्स ग्रेटर देन 5, एफ एक्स ग्रेटर देन 2। जी एक्स की रेंज है तो जी एक्स का नाम आता था, एच एक्स की रेंज है तो एच एक्स का नाम आता था। सिमिलरली अगर एफ एक्स की रेंज है तो एफ एक्स का नाम आएगा, एफ इनवर्स की रेंज है तो एफ इनवर्स का नाम आएगा। लेकिन डोमेन चाहे एफ एक्स का हो चाहे एफ इनवर्स का हो, नाम एक्स का ही आएगा। डोमेन चाहे एफ इनवर्स का हो चाहे एफ एक्स का हो, नाम एस एक्स का यूज होगा, क्योंकि ये उसूल है। किसी भी फंक्शन का डोमेन एक्स के नाम से आता है, जबकि किसी भी फंक्शन की रेंज उस फंक्शन के नाम से होती है। एफ इनवर्स की रेंज एफ इनवर्स के नाम से। तब मसला ये होता है कि जब एक चीज का डोमेन और दूसरे की रेंज होती है ना, तो एक जगह तो दूसरी जगह मुझे फंक्शन का नाम यूज करना होता है। जैसे मैं मिसाल दूं, अगर मुझे कोई कहता है डोमेन ऑफ एफ एक्स इज एक्स ग्रेटर देन 5, तब मैं मुझे पता है कि जब एफ एक्स का डोमेन ग्रेटर देन 5 है, तो एफ इनवर्स की रेंज भी ग्रेटर देन 5 होगी। बट क्योंकि ये ग्रेटर देन 5 एफ इनवर्स का डोमेन नहीं है, बल्कि उसकी रेंज है, होगा। तो ये हो जाएगा एफ इनवर्स एक्स इज ग्रेटर देन 5, है ग्रेटर देन 5 ही, लेकिन नाम का फर्क है। एफ एक्स का डोमेन था तो नाम एक्स था, और एफ इनवर्स की रेंज नाम नाम एफ इनवर्स। सिमिलरली एक एफ एक्स की रेंज है, एफ एक्स की रेंज है ग्रेटर देन 2 एग्जाम्पल, तो यही रेंज एफ इनवर्स का डोमेन है, यही रेंज एफ इनवर्स का डोमेन है। अब जब ये एफ इनवर्स का डोमेन है, तो एफ इनवर्स का डोमेन एक्स के नाम से आना है, तो ये हो जाएगा एक्स इज ग्रेटर देन 2। ग्रेटर देन 2 तो है यहाँ भी और यहाँ भी सेम है ना, बट एफ एक्स की रेंज थी तो नाम एफ एक्स का आया, और यही ग्रेटर देन 2 एफ इनवर्स का डोमेन है तो नाम एक्स का आया। तो किसी भी फंक्शन का डोमेन होगा, नाम एक्स का आएगा। जिस ये एक अहम बात है जो मुझे आपको बतानी थी, जो बहुत ज्यादा जरूरी थी। और मैं थोड़ा सा ऊपर आके आपको एक चीज और बताता हूँ, कॉन्सेप्ट को अप्लाई कराता हूँ, या एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये मैं हेडिंग डाल रहा हूँ, कॉन्सेप्ट ऑफ इनवर्स। अब देखिएगा, कॉन्सेप्ट ऑफ इनवर्स के अंदर मैं यहाँ साइड पे आपके सामने रखता हूँ, ये एग्जाम्पल होता है ना, ज्यादा समझ में आता है। अब एफ एक्स फंक्शन में जो है ना 1 डालते हैं, डालें जरा 1, एफ एक्स फंक्शन में 1 डालें। ये तो एग्जाम्पल हमने पहले कर लिया ना। 1 डालने पे आंसर क्या आ रहा है? 2 टाइम्स 1 - 3 क्या हो गया भाई? -1। एफ फंक्शन आ रहा है सर, तो मुझे हमें यहाँ चेक करें, क्या एफ इनवर्स में -1 डालने पे 1 आता है या नहीं आता? डालते हैं। एफ इनवर्स में -1 डालने में क्या आता है? तो डालें -1 -1, तो -1 + 3 = 2,
2/2 is 1। वाओ, अमेजिंग, 1 आ गया। एफ फंक्शन में 1 डालने पर -1 आया, एफ इनवर्स में -1 डालने पे 1 आया। तो एक का डोमेन दूसरे की इमेज, डोमेन एंड इमेज गेट्स इंटरचेंज, एक्स कॉमा वाई, कॉन्सेप्ट ऑफ इनवर्स आपके सामने रख दिया। अच्छा, एक बात और मेरे, हाँ, वो क्या है मैं बताता हूँ। वो ये बात तो आपको समझ आ गई ना कि एक एफ एफ 1 = 4 है, तो आप इसको ये तो कंफर्म हो गया कि 1,4 बिकम्स 4,1, तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो इसको याद रखने के लिए इस एफ को अगर मैं वहां भेजूंगा, जैसे साइन एक्स को जब वहां भेजते हैं तो साइन इनवर्स एक्स हो जाता है। तो सबसे F1 = 4 था, जब इस एफ को मैं वहां भेजूंगा तो एफ इनवर्स हो जाएगा, F 1 4 = 1। मतलब अगर बंदा कोई लॉजिकली कॉन्सेप्चुअली ये बात ध्यान से निकल भी गई कि 1,4 बिकम्स 4,1, तो वो नॉर्मली अगर वो सोचे कि एफ को मैं जब वहां भेजूंगा तो एफ क्या बन जाएगा, एफ इनवर्स बन जाएगा। तो F 1 4 = 1, इस तरह भी सोच सकता है वो। लेकिन लॉजिकली है, सही कॉन्सेप्ट क्या है, 1,4 एंड इमेज गेट्स इंटरचेंज, ये सही कॉन्सेप्ट है, ये सही कॉन्सेप्ट। अच्छा, मैं डोमेन इमेज की मिसाल जो दे रहा था वो भी देता हूं आपके सामने। हमने जो फंक्शन पढ़ा था उसकी रेंज पढ़ी थी, ये फंक्शन पढ़ा है हमने, लेकिन इसकी रेंज हमने नहीं दी थी। तो बस वो मैंने एग्जाम्पल फॉर्म में आपको सिखाया ना, वही सही है। मैं यहाँ लिख देता हूँ भाई, एफ एक्स फंक्शन आपके सामने दिया हुआ है, और एफ एक्स फंक्शन जो है वो है x - 2 होल स्क्वायर प्लस 3, मिसाल दे रहा हूँ मैं, सही है। अब आपने यहाँ पर जो है वो आपको जो डोमेन दिया हुआ है दैट इज x > e। अब आपने रेंज निकाली, आपने जब रेंज निकाली, आपने कहा क्वाड्रेटिक फंक्शन है, रेंज निकालने के स्टेप्स में सबसे पहले वी फाइंड टर्निंग पॉइंट, देन वी सब्स्टिट्यूट द एंड पॉइंट्स ऑफ डोमेन। आपने टर्निंग पॉइंट निकाला, 2,3 आया, टर्निंग पॉइंट इज 2,3, वी ऑल नो x - 2 = 0। वो बच्चे जो नए हैं और जिन्होंने क्वाड्रेटिक्स नहीं पढ़ा, सबसे पहली गुजारिश है प्लीज क्वाड्रेटिक देखकर नोट्स बना लें प्लीज। क्वाड्रेटिक की एक्सप्लेनेशन मुकम्मल हो जाएगी, फिर एफएक्स फंक्शंस की जितनी एक्सप्लेनेशन लेक्चर्स है वो देख लें, ताकि जब अगली क्लास में सवालात में करवा रहा हूँ मुझे पता है कि आप लोग पाएंगे। वो बच्चे जो नए, 2-3 बच्चे जो नए, उनको पता चल रहा है, 2 बच्चे नए, उनको पता है जिनसे मैं बात कर रहा हूँ, लाइबा और दूसरी लाइबा, दोनों लाइबा हैं। तो आप लोग क्वाड्रेटिक की तमाम एक्सप्लेनेशन देखकर उसके नोट्स बना लें, मैंने प्रिंट आउट करने का आपको बोला था, आप लोग नोट्स बना लें, और फंक्शंस की फिर 8 क्लासेस की नोट्स एक्सप्लेनेशन देखना शुरू करें। तो एक्सप्लेनेशन देखेंगे, उसके बाद के सवाल आप साथ साइड बाय साइड करते रहेगा, क्योंकि अगर अगली क्लास में बताएंगे और मैं फंक्शंस की क्यूरीज करवा रहा हूँ तो आपको वो भी समझ में नहीं आएंगी। जब एक्सप्लेनेशन मुकम्मल हुई भी होंगी तो फिर होगा। तो अब जाहिर सी बात है, इतनी क्लासेस का काम है तो रोज 2-2 क्लासेस तो देखनी पड़ेंगी ना, तब जाके 5 दिन में 10 क्लासेस 12 क्लासेस कवर होंगी। तो अब आपने एफर्ट डालनी पड़ेगी, सही है, अलाइन होने के लिए थोड़ी सी एफर्ट डलेगी। आगे ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स आगे हैं जिनका कोई ताल्लुक नहीं है नए टॉपिक से, पुराने टॉपिक से। मतलब जैसे क्वाड्रेटिक फंक्शंस के अलावा आगे एक टॉपिक कराऊंगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शंस, वो भी फंक्शन से लिंक्ड होगा, लेकिन आगे एपीजीपी है, बाइनोमियल है, वो इंडिपेंडेंट। वो उससे पहले आपने ये क्वाड्रेटिक नहीं पढ़ा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो डायरेक्ट करने के लिए ना आपको अलाइन होना पड़ेगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक और फंक्शंस डिपेंडेंट है एक दूसरे पर। आगे बहुत सारे टॉपिक ऐसे इस्तेमाल हो रहा होगा जैसे, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो इंडिपेंडेंट है, तो मसला नहीं है। बस अपने आपको अलाइन करें, अलाइन करें, हो जाएगा, सब सेट हो जाएगा, थोड़ा टाइम दें अपने आप को, इंशाल्लाह यू विल गेट सेट। तो मैं कह रहा था कि फंक्शन का टर्निंग पॉइंट क्या है, 2,3। अच्छा, आपने कहा डोमेन भी 2 से शुरू हो रहा है, आपने कहा जबरदस्त, अमन हो गया, ये तो जबरदस्त हो गया। 2 डाला, आंसर 3 आया, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, मिनिमम पॉइंट है, वाई की आंसर आ गया, एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। आपने आंसर दे दिया, रेंज का आंसर दे दिया, एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3। वैसे मुझे आप लोगों से पूछना चाहिए था, लेकिन मैंने खुद ही बता दी। अच्छा, अब मैं आपसे पूछता हूँ भाई, ये हो गया एफ एक्स का डोमेन, और ये हो गई एफ एक्स की रेंज। अब मैं आपसे टेस्टिंग कर रहा हूँ, जो मैंने आपको समझा तो दिया है। अब मैं आपसे पूछता हूँ बच्चों, प्यारे बच्चों, ये बताएं कि अगर एफ इनवर्स है, तो मैं आपसे पूछता हूँ डोमेन ऑफ एफ इनवर्स बताएं, शाबाश, टाइप करें चैट में, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स एक्स क्या होगा। फिर मैं आपसे पूछूंगा रेंज क्या होगी। तो पहले मुझे डोमेन ऑफ एफ इनवर्स बताएं, व्हाट विल बी द डोमेन ऑफ एफ इनवर्स, पूरा नाम के साथ, हाँ, सही नाम के साथ बताना है आपको, व्हाट विल बी द डोमेन ऑफ एफ इनवर्स एक्स।
नाम के साथ, सिर्फ ये नहीं कि इनइक्वालिटी दे दी सब कुछ दे दिया, पूरा नाम के साथ बताना है आपको। बहुत अच्छी बात है, 1 मिनट सोच के बोलना चाहिए, अच्छी बात है। वेरी गुड हसन, वेरी गुड सफा, माशाल्लाह। हसन जो आपने दिया है वो रेंज नहीं है, वो डोमेन नहीं है, सॉरी। देखिए सेट ऑफ वैल्यूज देनी है, ये एक सिंगल वैल्यू थोड़ी देनी है, 3 and 2। लगता है कुछ बच्चे समझ नहीं पा रहे, मैं आपको समझाता हूँ। कुछ कंफ्यूजन है, मुझे चैट पे जो पार्टिसिपेशन लग रही है उसमें कुछ आंसर्स तो माशाल्लाह परफेक्ट आ गए। सफाइन हसन वेल डन, बाकी सबका आंसर कुछ अलग अलग अजीब गरीब लिख रहा है। यस सफा, आई अंडरस्टूड, इन वर्ड्स इट्स परफेक्टली फाइन, माशाल्लाह वेरी गुड। लेकिन कुछ बच्चों ने गलत किया है तो मैं थोड़ा समझा देता हूँ। अब सुने जरा बेटा, जो ये मैंने क्या लिखा हुआ है, आसान अंग्रेजी में लिखा है ना, ये अंग्रेजी मुश्किल नहीं है, मैथ से ज्यादा मसला तो अंग्रेजी का होता है ना बच्चों को। ये बहुत आसान अंग्रेजी है। इन ऑफ एफ इनवर्स इज रेंज ऑफ एफ। तब जब मुझे डोमेन ऑफ एफ इनवर्स दे, तो जब डोमेन ऑफ एफ इनवर्स निकालना है तो उसके लिए मैं पहले देखूंगा क्या मेरे पास रेंज ऑफ एफ है, क्या मेरे पास रेंज ऑफ एफ है। मैं आया, मैंने देखना शुरू किया, मैंने कहा अरे हाँ यार, एफ की रेंज तो निकाली हुई है। आपने कहा जबरदस्त, बहुत आला। वट एवर द रेंज ऑफ एफ इज, द सेम विल, जो एफ एक्स की रेंज है वही एफ इनवर्स का डोमेन बनेगा। अब एफ एक्स की जो 3 है, तो एफ इनवर्स का जो डोमेन बनेगा ना वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगा। फॉरन लिख देंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 3। यहां ग्रेटर देन इक्वल टू 3 थी रेंज, तो यहां भी ग्रेटर देन इक्वल टू 3 डोमेन होगा। बस फर्क क्या है पता है, क्योंकि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एफ एक्स की रेंज, नाम एफ एक्स का आ रहा था, क्योंकि रेंज का आंसर फंक्शन के नाम से आता है। लेकिन यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू 3 तो है, बट नाम जो है वो एक्स का आएगा। क्यों? क्योंकि यही ग्रेटर देन इक्वल टू 3 जो है एफ इनवर्स का डोमेन है, और डोमेन किसी भी फंक्शन का हो नाम एक्स का आता है। तो ये हो जाएगा एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल, एफ एक्स की रेंज थी तो एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3। यही यही चीज एफ इनवर्स का डोमेन बन गई। आसान भाषा में यही तो पूछा था मैंने, क्या पूछा था? अब आ जाए, आपने कहा रेंज ऑफ एफ इनवर्स था, क्या बताया था, क्या बताया था? सर ने बताया था कि एफ इनवर्स की रेंज निकालने के लिए एफ एक्स का डोमेन। तो आ जाए एफ एक्स का डोमेन देखते हैं। आपने कहा भाई एफ एक्स का डोमेन क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। आपने कुछ सोचा ही नहीं, आपने ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लिख दिया। अब जैसे ही आपने ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लिखा, तो फौरन फौरन आपको समझ आया कि भाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2 तो हो गया, लेकिन ये जो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 था ना, यहाँ एक्स का नाम यूज हो रहा था, क्योंकि ये तो एफ एक्स का डोमेन था। अब यहाँ पर यही ग्रेटर देन इक्वल टू 2 जो है वो एफ एक्स की एफ इनवर्स की रेंज है। और रेंज में सर ने कहा था नाम फंक्शन का आता है, तो क्योंकि ये एफ इनवर्स की रेंज है लिहाजा एफ इनवर्स का अपना नाम यूज होगा। यहाँ हो जाएगा एफ इनवर्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो इसकी रेंज, इसका डोमेन, इस मैं रेड से बना भी देता हूँ। ये चीज इससे मैप होगी, ये चीज इससे मैप होगी। डोमेन इसकी रेंज हो गई, और इसकी रेंज उसका डोमेन हो गई। बस फर्क ये है कि जब रेंज होगी तो फंक्शन का नाम आएगा, जब एफ एक्स की रेंज थी तो एफ एक्स का नाम, एफ इनवर्स की रेंज थी तो एफ इनवर्स का नाम। लेकिन डोमेन चाहे का हो, नाम एक्स यूज होगा। ये मैंने आपके सामने ये कॉन्सेप्ट ऑफ इनवर्स रखकर ये बता दिया कि कभी सवाल 5 नंबर का आपके सामने आए तो आप कैसे डील कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ इनवर्स के डोमेन एंड इमेज गेट्स इंटरचेंज भी बता दी, और ये जो ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट में बताना था वो भी बता दिया। और ये भी बता दिया कि डोमेन हमेशा एक्स के नाम से होता है और रेंज हमेशा फंक्शन के नाम से होती है। मेरे हिसाब से मैंने आपके सामने बातें रख दी। यहाँ तक मुझे बताएं, बात समझ आ गई है? इस एक्नॉलेज कर दे, डन एंड क्लियर लिख दे, ताकि मुझे इत्मीनान, लगता है पहले बच्चों को समझ नहीं आया था। और अगर अब किसी को कोई सवाल पूछना है तो अब मैं जवाब देने की पोजीशन में हूँ, क्योंकि मेरी तरफ से मैंने एक कॉन्सेप्ट डिलीवर कर दिया।
If there's some question, then you can ask. If it's clear and also you have written it, please write done and clear. अच्छा, लैगिंग की वजह से समझ में नहीं आया। ओके यार, ये भी एक प्रॉब्लम है। सही है, सही है, सही है। ओके सफा, यू कैन आस्क। Sir, so I do understand about the range and the domain, but what if it's just if X, then सफा, द क्वेश्चन इज व्हाट इफ एक्स इज जस्ट वन वैल्यू। आपने जो सवाल पूछने की कोशिश की, थोड़ा सा मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। देन इट्स एन इमेज, विल अ क्वेश्चन विद इमेज बी द सेम इफ इट्स नॉट रेंज, और वन रेंज वन इमेज क्वेश्चन। ये जब कॉन्सेप्ट आता है ना, ये रेंज के साथ ही आता है। असल बात क्या है कि इमेज और रेंज कुछ मसला नहीं है। कॉन्सेप्ट वही है कि वन सिंगल वैल्यू जो होती है ना, दैट इज known as image. One single x value is domain. One single y value is also known. One single y value is known as image. But many are called domain only. But many values of y are called range. तो यूजुअली जब ऐसा नहीं होता, सवाल में रेंज होती है। नॉर्मली हमने जितने भी सवाल अभी देखे, फाइंड द रेंज ऑफ एफ एक्स, फाइंड द रेंज ऑफ एफ इनवर्स, तो वो होता यही कि रेंज ऑफ एफ इनवर्स के लिए यू चेक आउट द डोमेन ऑफ एफ। सही है। तो जब सवाल आएंगे तो इट विल बिकम मोर क्लियर इंशाल्लाह, नो टेंशन एट ऑल। अभी एट टाइम्स इनिशियल स्टार्ट होता है ना, तो बाजों का थोड़ी सी कंफ्यूजन ज्यादा हो रही होती है। तो इंशाल्लाह जैसे आगे बढ़ेंगे तो चीजें बेहतर हो जाएंगी। सही है दफा, आई होप इट्स क्लियर। यस, इमेज के साथ भी सेम कॉन्सेप्ट है, बस इमेज सिंगल वैल्यू को कहते हैं और बहुत सारी वैल्यूज को वाई कहते हैं। सही है जी। अच्छा, मुझे चलिए जी आगे बढ़ते हैं, गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। अल्लाह ने चाहा तो अब नेट बेहतर चलेगा इंशाल्लाह, अल्लाह करे चल जाए। स्केच द ग्राफ ऑफ अ वन टू वन फंक्शन एंड इट्स इनवर्स ऑन द सेम एक्सिस। अब देखें, एफ एफ इनवर्स निकालना सीख लिया, एफ इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है ये पता चल गया, कॉन्सेप्ट ऑफ एफ इनवर्स देख लिया। अब एक रिक्वायरमेंट आती है जिसमें हमें एग्जामिनर कहता है स्केच द ग्राफ ऑफ एफ एक्स एंड एफ इनवर्स एक्स ऑन द सेम एक्सिस। एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स एक्स को हमें सेम एक्सिस पर प्लॉट करने का कहा जाता है। तो अगर कभी एग्जामिनर मुझसे कहता है कि आप एफ एक्स को और एफ एक्स को सेम एक्सिस पर ड्रॉ करो, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं ये समझ लो। ऑलवेज, नंबर वन नोट क्या कह रहा है, ऑलवेज यूज अ शार्पन पेंसिल टू स्केच द ग्राफ्स। पहले नोट्स पढ़ लेते हैं, फिर हम इनवर्स स्केचिंग की बात करते हैं। सारे स्टेप्स मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ। वेन एवर यू हैव टू ड्रॉ अ ग्राफ एंड इट्स इनवर्स ऑन द सेम एक्सिस, मतलब एक हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस और एक वर्टिकल वाई एक्सिस बनेगी, और उसमें एफ इनवर्स एफ एक्स का ग्राफ भी बनेगा और वाई कोस टू एफ एक्स का ग्राफ भी बनेगा और वाई कोस टू एफ इनवर्स एक्स का ग्राफ भी बनेगा। तो अब नसीहतें क्या हैं, ये जरा बहुत गौर से सुन। अक्सर बच्चे स्केचिंग के लिए पेन यूज करना चाहते हैं, जगह लिमिटेड होती है, अगर आपकी जगह ज़ाया हो गई तो सब ज़ाया हो गया। बच्चे क्या करते हैं, लेट सपोज अगर ये ग्रिड गिवन है, यहाँ पर इस जगह को ज़ाया कर दिया, तो छोटा सा ग्राफ यहाँ बनाते हैं और लिखते हैं सी दिस, सी दिस। एग्जामिनर को एरो डाल के लिख देते हैं। भाई मेन जगह तुमने ज़ाया कर दी, छोटी सी जगह पे स्केचिंग कैसे समझ आएगी। तो ऐसा ना करें। इसीलिए कहते हैं स्केचिंग पेंसिल से करें कि भाई मिटाना अगर हो तो वापसी का रास्ता तो होगा, वरना वापसी का कोई रास्ता ही नहीं रहेगा। तो ऑलवेज यूज अ शार्पन पेंसिल। स्केच पेंसिल अच्छी वाली एच बी पेंसिल कही जाती है, एच बी पेंसिल। एच बी पेंसिल का मतलब है हार्ड ब्लैक पेंसिल। ऑलवेज यूज अ शार्पन पेंसिल टू स्केच द ग्राफ्स। अच्छा, ऑलवेज टेक सेम स्केल ऑन बोथ एक्सिस एल्स द रिलेशनशिप बिटवीन द ग्राफ्स विल नॉट बी क्लियर। अच्छा, एक रिलेशनशिप है दोनों के दरमियान, वो मैं आगे बता रहा हूँ कि द ग्राफ ऑफ एफ इनवर्स विल बी अ रिफ्लेक्शन ऑफ द ग्राफ ऑफ एफ इन द। ये आखिरी नोट यही बात कर रहा है। उस रिलेशनशिप के क्लियर करने के लिए एक बात फर्ज है, जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी, एंड दैट इज वट एवर स्केल यू आर टेकिंग, यू हैव टू टेक द सेम स्केल ऑन बोथ द एक्सिस। लेट सपोज अगर यहाँ 2 लिखा है, 4 लिखा है,
यहाँ 6 लिखा है, तो यहाँ ऐसा नहीं हो सकता कि आप 4 8 कर दें, यहाँ भी 2 4 6 8 उसी तरह चलना पड़ेगा। जो स्केल हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर ले रहे हैं वही स्केल वर्टिकल एक्सिस पर लेना पड़ेगा, चेंज नहीं कर सकते आप। Always make same scale, that is, as the relationship between the graphs will not be clear, और relationship clear करने का एग्जामिनर कहता है, या वो हमेशा कहता है कि बाय डिफॉल्ट उसने एक बात लिखी हुई है सिलेबस के अंदर, जो मैंने थर्ड नोट में लिखा हुआ है कि ऑलवेज ड्रॉ द मिरर लाइन y इक्वल्स टू x टू मेक द रिलेशनशिप बिटवीन द ग्राफ्स क्लियर। पहले क्या होता था, प्रीवियसली इट द एग्जामिनर यूज्ड टू स्पेसिफाई दैट ड्रॉ the graphs of fx and f inverse on the same axis, making clear the relationship between the graphs. बट अब रिसेंटली क्या देखा गया है कि वो ये नहीं लिखता मेकिंग क्लियर द रिलेशनशिप बिटवीन द ग्राफ, बट उसने CAI की सिलेबस में लिख दिया, he has mentioned in the Cambridge syllabus of P1 that whenever I have asked the student to draw the graph of fx and f inverse on the same axis, then it must be ensured that the relationship is clear, and that the relationship is that the graph of f inverse should be a reflection of the graph of f in the line y equals to x. So it is very very mandatory for the students to draw the line y equals to x as well. fx का और f inverse का ग्राफ बनाने के साथ साथ y equals to x की मिरर लाइन भी बनानी पड़ेगी, चाहे एग्जामिनर ने बोला हो या ना बोला हो, क्योंकि दिस इज समथिंग दैट इज नाउ मेंशन्ड इन द केम्ब्रिज सिलेबस। 2020 से पहले नहीं लिखा हुआ था इतना क्लियरली सिलेबस में, 2020 के बाद ये बिल्कुल वाज़ेह तौर पे सिलेबस में लिख दिया गया। इसीलिए जब सिलेबस में लिख दिया गया तो अब बच्चों से एक्सपेक्टेशन एग्जामिनर की यही है कि बच्चा जो है y इक्वल्स टू x की लाइन भी बनाएगा। तो शार्पन पेंसिल का इस्तेमाल करना है, दोनों एक्सिस पर सेम स्केल लेना है। फिर थर्ड पॉइंट क्या है, ऑलवेज लेबल द एक्सिस। एक्सिस को आपने लेबल करना है, मतलब एक्स एक्सिस की जगह एक्स, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर एक्स लिखना है, वर्टिकल पे वाई लिखना है। फिर फोर्थ बुलेट मैं ऑलरेडी पढ़ चुका, ऑलवेज ड्रॉ द मिरर लाइन y इक्वल्स टू x। ये y इक्वल्स टू x मिरर लाइन है, क्योंकि fx का और f इनवर्स का ग्राफ एक दूसरे की मिरर इमेजेस होती है, और वो मिरर इमेजेस किस मिरर में होती है, तो वो मिरर लाइन है y इक्वल्स टू x। लिहाजा इसको बनाना केम्ब्रिज सिलेबस के मुताबिक फर्ज है, अगर नहीं बनाएंगे तो इसका मार्क कट जाएगा, मार्किंग स्कीम में देयर इज अ मार्क फॉर इट। always draw the mirror line y equals to x to make the relationship between the graphs clear, whether or not it is specified in the question। सवाल में लिखा हुआ हो या ना लिखा हुआ हो, आपने y इक्वल्स टू x की लाइन बनानी है, as it is clearly specified in the CAIE syllabus, Cambridge Assessment International Education Syllabus। So note 1 2 3 4 done. Note 5, once the graph of y equals to fx is drawn, use the concept of inverse functions, that is domain and image gets interchanged to draw the graph of y equals to f inverse x। No need to find an expression for f inverse x if it is not specified। अब देखिए, मैं यहाँ ये जो पॉइंट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका टाइम बचाने के लिए, बिकॉज टाइम काउंट्स अ लॉट, टाइम इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। और जो रिसेंट पेपर्स के अंदर फीडबैक आ रहा है, बच्चे कहते हैं सर पेपर लेंदी है, पेपर टाइम पे खत्म नहीं हो रहा, कुछ सालों से ये कंप्लेन आ रही है। तो आपने अगर अपना टाइम बचाना है, तो टाइम बचाने के लिए दिस इज वेरी वेरी एसेंशियल दैट यू फॉलो दिस नोट, द सेकंड लास्ट वन। टॉप से देखा जाए दिस इज द फिफ्थ वन, बॉटम से देखा जाए दिस इज द सेकंड लास्ट वन। क्या कह रहा है ये नोट, जरा गौर से सुनिए। कह रहा है fx का ग्राफ बनाने के लिए आप पॉइंट्स लेंगे, लेते ना, fx एक लाइन है, लाइन बनाने के लिए आप टेबल बनाते हैं। अब अगर आपको fx और f इनवर्स का ग्राफ सेम एक्सिस पर बनाना है, तो आपके जहन में होगा कि जैसे fx के ग्राफ का fx का ग्राफ बनाने के लिए वी नीड टू हैव द इक्वेशन ऑफ fx। सिमिलरली फॉर ड्राइंग, फॉर स्केचिंग द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू f इनवर्स x, आई विल नीड द इक्वेशन ऑफ f इनवर्स x। मुझे एक्सप्रेशन चाहिए होगा f इनवर्स x का। ये वाला नोट ये कंफ्यूजन क्लियर कर रहा है, कह रहा है कि अगर एग्जामिनर ने f इनवर्स x का एक्सप्रेशन मांगा हुआ नहीं है ना कहीं, और डायरेक्ट आपसे कहा जा रहा है कि आप स्केच करो, तो आपने fx के जो पॉइंट्स प्लॉटिंग में इस्तेमाल किए हैं उन्हीं को इंटरचेंज करके f इनवर्स के पॉइंट्स लेने। अच्छा, नोट में ये लिखा हुआ है, मैं आपको एक बात और इजाफा कर दूं, कभी अगर f इनवर्स का इक्वेशन निकाला हुआ भी है ना, तो भी आपको f इनवर्स का इक्वेशन इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। We only need to have the equation, the expression for fx. If we have the expression for fx, we can draw the sketch of y equals to fx and y equals to f inverse x both। मैं y equals to fx, y equals to f inverse x इसलिए कहता हूँ, ये सोचे ना, अगर सेम एक्सिस पर f
और एफ इनवर्स के ग्राफ बनेंगे तो वर्टिकल एक्सेस पे मैं क्या लिखूं, एफ एक्स लिखूं या एफ इनवर्स लिखूं? तो इसीलिए मैं वर्टिकल एक्सेस पे वाई लिखता हूँ, क्योंकि एफ एक्स जो होगा वो भी वाई कहलाता है और एफ इनवर्स जो है वो भी वाई है। डोमेन तो सबका एक्स कहलाता है ना, लेकिन इमेज के लिए किसी किसी में एफ एक्स यूज हो रहा होता है, किसी में एफ इनवर्स यूज हो रहा होता है रेंज या इमेज के लिए। तो यहाँ इसीलिए मैंने लिखा है कि जब भी आप ग्राफ बनाएंगे एफ एक्स का तो आप लिखेंगे कि ये वाई को एफ एक्स का ग्राफ, और एफ इनवर्स का बनाएंगे तो आप लिखेंगे दिस इज ऑफ वाई टू एफ इनवर्स एक्स। मैं आपको करके बताता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। तो सेकंड लास्ट पॉइंट ये कह रहा है, once the graph is drawn, once the graph of y equals to fx is drawn, use the concept of inverse functions, that is domain and image gets interchanged to draw the graph of y equals to f inverse x। अब अगर f इनवर्स का एक्सप्रेशन आपके पास है या नहीं है, दोनों सूरतों में आपने यही फॉलो करना है। और फिर मजीद ये लिख दिया कि भाई जब जब इसको हमें इस्तेमाल ही नहीं करना है एफ इनवर्स के एक्सप्रेशन को, तो जब और लिखा हुआ भी नहीं है कि एफ इनवर्स निकालो, तो फिर आपको निकालने की भी जरूरत नहीं है। नो नीड टू फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर एफ इनवर्स एक्स इफ इट इज नॉट स्पेसिफाइड। ये एक एक नोट ना, जो जैसे मैं बच्चों को समझाता था ना वैसे मैंने नोट्स लिख दिए, और ये मैंने अपने हाथों से लिखे, कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं की। ये नोट्स मैंने खुद बना के टाइप करके लिखे, ताकि हर वो बात जो बच्चों को मैं नसीहत देता था, कुछ बच्चे लिख लेते थे कुछ बच्चे नहीं लिखते थे। टाइप करने का फायदा ये हो गया कि सबके पास ये परमानेंटली लिखा हुआ हो गया। अब हर बच्चे को ये नोट्स जब मिलते हैं तो वो इसको फॉलो करेगा इंस्ट्रक्शन को इंशाल्लाह। और लास्ट नोट सेज द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू f इनवर्स x इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू fx इन द लाइन y इक्वल्स टू x। ये बात मैंने बता दी कि जब वो लिखता है मेकिंग क्लियर द रिलेशनशिप तो भी हमने y इक्वल्स टू x की लाइन बनानी है, और जब वो नहीं लिखता तो भी हमने लाइन बनानी है। क्यों भाई, इनके दरमियान रिलेशनशिप क्या है? क्योंकि डोमेन एंड इमेज गेट्स इंटरचेंज, तो इसकी वजह से इनका रिलेशनशिप ऐसा बनता है कि जब एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स दोनों का ग्राफ बनाए तो हमें समझ आ जाता है कि एफ एक्स और एफ इनवर्स का ग्राफ बनाने के लिए कि वो दोनों एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं। अब जैसे कौन से पॉइंट्स हम लें, तो मैंने पास में ये बनाया हुआ है, तो मैंने एक टाइम सेव हो जाए क्योंकि फिर अच्छा खासा टाइम लग जाता है, तो मैं इसको जो है ना यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ थोड़ा सा। अगर मैं कॉपी कर लूँ, देखें यहाँ पेस्ट हो रहा है, बेहतरीन, ये हो गया पेस्ट। अच्छा मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, तो ताकि हमारा टाइम सेव हो, एक्सप्लेनेशन में हमारा ज़्यादा टाइम लगे। ये लाइन जो हमने एक्सटेंड की हुई है इसको मैं थोड़ा सही कर देता हूँ, क्योंकि ये वाली लाइन एक्सटेंड होगी। अच्छा वो लाइन एक्सटेंड होने में प्रॉब्लम हो रही थी, इसीलिए शायद मैंने, हाँ अब सही, अब सही हो गया, परफेक्ट हो गया। अब देखिएगा मैंने क्या किया, मैं स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ। सबसे पहले मैंने ये किया कि मैंने कहा भाई एफ एक्स को पहले प्लॉट करते हैं, सही है। एफ इनवर्स से बेहतर क्या है, पहले एफ एक्स को प्लॉट करें। तो एफ एक्स को प्लॉट करने के लिए आपने एफ एक्स को वाई का नाम दे दिया। आपने कहा अगर मैं एफ एक्स को प्लॉट करना चाहता हूँ तो एफ एक्स को वाई का नाम दे देते हैं। तो एफ एक्स जो है वाई दे दिया, वाई इक्वल्स टू 2x+1। अब हमें पता है हमें कौन से पॉइंट्स लेने हैं, डोमेन तो स्पेसिफाइड है, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो इसका मतलब कुछ नेगेटिव ले लेते हैं कुछ जीरो ले लेते हैं। -1 0 1 लाइन बनाने के लिए आपको बताया गया था वो लेवल्स में भी, व्हेनेवर यू हैव टू स्केच अ लाइन यू हैव टू गिव द वैल्यूज ऑफ एक्स बाय योर ओन। अपनी तरफ से वैल्यूज ऑफ एक्स आपको देनी होंगी। एफ एक्स की वैल्यूज आप खुद से देंगे और वाई के जो आंसर्स आएंगे उसको आप यूज करेंगे। So if let's suppose if you are assuming x -1 0 and 1, and if you are inputting -1, then 2 times -1 will give you -1, 2 times 0 plus 1 will give you 1, and 2 times 1 plus 1 will give you 3। तो यहाँ से एफ एक्स के लिए मैंने खुद से एक्स की 3 वैल्यूज अज्यूम की, इक्वेशन में डाली, हर एक्स की वैल्यू पे मेरे पास वाई का आंसर आएगा। तो आई हैव गॉट 3 पॉइंट्स नाउ, -1, -1, 0, 1 एंड 1, 3। जब मैं प्लॉटिंग करूंगा तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैंने दो एक्सिस बनाई, एक वर्टिकल एक्सिस बनाई, एक हॉरिजॉन्टल बनाई। हॉरिजॉन्टल एक्सिस में मैंने आपके सामने एक्स लिखा है, वर्टिकल एक्सिस पर मैंने लिखा है वाई। तो एक्सिस की लेबलिंग का कहा गया था वो भी हो गया। नाउ सेकंड थिंग इज, आप क्या कर सकते हैं, रूलर लेंगे ना, रूलर आपके पास जो होता है उसमें आप रूलर के थ्रू मार्किंग करें, हर 1 सेंटीमीटर पे 1, सेकंड सेंटीमीटर पे 2, थर्ड सेंटीमीटर पे 3, ये ज्यादा बेहतर होता है। हाँ अगर बहुत बड़ी वैल्यूज लेनी है, जैसे अगर आपको 20 30 तक फिट करना है, तो फिर हर 1 सेंटीमीटर पे 2 ले लें या 4 ले लें, डिपेंडिंग की क्या वैल्यूज। यहाँ तो मसला नहीं है, हर 1 सेंटीमीटर पे 1 ले लिया, फिर 1 सेंटीमीटर के बाद 2 लिया, 2 बना दिया, फिर 1 सेंटीमीटर और आगे जाने पे 1 और बढ़ा दिया, 3 कर दिया। लेकिन जो स्केल यहाँ ले रहे हैं वही स्केल यहाँ लेना।
वही स्केल आपने यहाँ लेना होगा, ये रूलर का इस्तेमाल करते हुए आप करेंगे। अच्छा, स्केल मैंने बराबर लिया, सेम एक्सिस बनाई, एक्सिस को लेबल किया, सेम स्केल ऑन बोथ एक्सिस लिया, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट एग्जाम्पल ऑन बोथ द एक्सिस। फिर मैंने पॉइंट्स प्लॉट करने, -1, -1, तो -1, -1 एक पॉइंट हो गया, 0, 1, 0, 1 मेरा जो है ये वाला पॉइंट होता है, ये दूसरा पॉइंट हो गया। सही है। उसके अलावा 1, 3, 1, 3 जो है, 1, 3 ये मेरा तीसरा पॉइंट हो गया। तो -1, 1, -1, -1, 0, 1 एंड 1, 3, इन 3 पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन कर दिया तो मेरे पास ग्राफ बन गया। अब मैंने यहाँ तो y की लेबलिंग की हुई थी, मैं कैसे बताऊं कि fx का ग्राफ है ये, तो मैंने यहाँ ग्राफ के ऊपर लिख दिया y इक्वल्स टू fx, y इज इक्वल्स टू fx। क्लियरली मैंने ग्राफ के ऊपर मेंशन कर दिया कि y इक्वल्स टू fx का ग्राफ। सही है, इसको और बोल्ड करके लिख देता हूँ ताकि नजर आ जाए, y इक्वल्स टू fx। अच्छा जी, y इक्वल्स टू fx लिखने के बाद जो है आपने कहा कि अब क्या करें, लाइन fx की बन गई। अब आपने कहा भाई f इनवर्स का ग्राफ भी बनाना है, तो एफ इनवर्स का ग्राफ बनाने के लिए आपने कहा एफ इनवर्स का इक्वेशन तो है नहीं, इसका कोई एक्सप्रेशन तो निकाला हुआ नहीं है, तो ऐसा करते निकाल लेते। फिर याद आया, अरे नहीं, सर ने तो मना किया था, एफ इनवर्स का एक्सप्रेशन तो निकालना ही नहीं है। जबरदस्त, चलो टाइम बचा, जो टाइम बचा बेहतर है। फिर आपने कहा, फिर सर ने क्या कहा था, फिर सर ने कहा था कि आपने इनवर्स का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना है, इनवर्स का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना है। आपने कहा भाई इनवर्स का कॉन्सेप्ट कहता है कोऑर्डिनेट्स को स्वैप करें, -1, -1 को स्वैप किया, -1, -1 आया, 0, 1 को स्वैप किया, 1, 0, 1 को मतलब पहला वाला पॉइंट सेम ही रहा, क्योंकि एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों सेम थे ना, लिहाजा वो कोऑर्डिनेट सेम रहा। इसकी वजह क्या है कि वो पॉइंट वाई को टू एक्स की लाइन पे लाई करता है, मिरर लाइन पे लाई करता है। जो पॉइंट मिरर लाइन पे लाई करे, मतलब जिसका एक्स वाई कोऑर्डिनेट सेम हो, जिस ऐसा पॉइंट जिसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट सेम हो, दैट पॉइंट लाइज ऑन द मिरर लाइन। और आप सोचे ना, जब मिरर के सामने आप खड़े होते हैं तो जितना दूर आप होते हैं उतनी दूर आपकी इमेज होती है। बट अगर आपका हाथ शीशे पे है तो उसकी इमेज भी आपको शीशे पे ही नजर आएगी। कोई डॉट आप शीशे पे लगा दे तो उसकी इमेज भी आपको डॉट शीशे पे ही नजर आएगी। तो समथिंग दैट इज ऑन द मिरर लाइन विल रिमेन ऑन द मिरर लाइन, इट विल नॉट गेट स्वैप्ड। So all the coordinates after swapping will change, but the point that is lying on the mirror line will remain on the mirror line. That is why -1, -1 की जो स्वैपिंग है वो -1, -1 ही रहेगी। फिर 0, 1 जो है उसकी स्वैपिंग हो जाएगी 1, 0, और 1, 3 जो है उसकी स्वैपिंग हो जाएगी 3, 1। लेट्स प्लॉट इट। -1, -1 सेम हो गया, 1, 0 हो गया, और 3, 1 ये हो गया। मैंने लाइन ड्रॉ कर ली, y को टू fx का ग्राफ बनाया था तो लेबलिंग की थी y को टू fx। इनवर्स का बनाया तो आई हैव लेबल्ड y को टू f इनवर्स x। अच्छा, फिर आपको बताया था एक फर्ज है, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि लिखा हुआ हो मेकिंग क्लियर द रिलेशनशिप या नहीं। कुछ पुराने सवालात में लिखा होता था, अब नहीं, लिखा हुआ नहीं होता। whether it is written or whether it is not, as it is now written in the CI syllabus after 2020, then you have to follow the instructions given in the CI syllabus, which says that whenever the graphs of fx and f inverse x are to be plotted on the same axis, it is a mandatory requirement for you to draw the line of y equals to x as well. Why? Because y equals to x is the mirror line. y equals to x की लाइन बनती कैसे भाई? तो उसका आसान है, -1, -1, 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3। y equals to x का मतलब x और y कोऑर्डिनेट क्या होंगे? सेम होंगे। देन यू हैव प्लॉटेड इट एंड यू हैव ड्रॉन अ लाइन। अच्छा, आपने एफ का ग्राफ बना लिया, एफ इनवर्स का बना लिया, y इक्वल्स टू x की लाइन बना ली। ये भी कर सकते हैं कि पहले y इक्वल्स टू x की लाइन बनाए, सबसे पहले ही y इक्वल्स टू x की लाइन बना लें, उसके बाद y इक्वल्स टू fx बनाए, उसके बाद y इक्वल्स टू f इनवर्स बनाए। अब जरा देखें, क्या f इनवर्स का ग्राफ fx के ग्राफ की मिरर इमेज है? जाहिर सी बात है, एग्जैक्ट तो मैंने नहीं बनाया ना, स्केच बनाया, तो थोड़ा बहुत तो समझ में आता है। अब देखिए, जितनी डिस्टेंस जितनी यहाँ है मिरर लाइन से, उतनी डिस्टेंस तकरीबन यहाँ नजर आ रही है। यहाँ देखिए डिस्टेंस आपकी बढ़ती चली जा रही है, तो यहाँ भी आपकी डिस्टेंस बढ़ती चली जा रही है। तो जैसे जैसे ओरिजिनल ग्राफ y को x से दूर हो रहा है, उसकी रिफ्लेक्शन y को f इनवर्स x भी ग्राफ से दूर हो रही है। सिमिलरली दोनों शीशे पे आके मिले, fx जो है वो मिरर की दूसरी तरफ चला गया, तो fx की जो इमेज है, fx की जो रिफ्लेक्शन है वो दूसरी तरफ चली गई, ऊपर की तरफ हो गई। तो ये आपका f इनवर्स का ग्राफ बन गया और ये आपका fx का ग्राफ बन गया। सेम एक्सिस पे ग्राफ बन गए, सेम स्केल ऑन बोथ द एक्सिस, लेबलिंग मस्ट है, y को x की लाइन बनेगी,
वाई को टू एफ एक्स में वाई को टू एफ एक्स लिखेंगे, एफ इनवर्स में वाई को टू एफ इनवर्स लिखेंगे। बाकायदा रिलेशनशिप क्लियरली नजर आना चाहिए, वाई टू एक्स की लाइन बनाना जरूरी है। एफ इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाने के लिए एफ इनवर्स का इक्वेशन निकालने की जरूरत नहीं होती। मेरे ख्याल से मैंने हर चीज बहुत वाज़ेह बयान कर दी है। अब मुझे नहीं पता कि इसके अलावा क्या चीज है जो आपको तंग कर सकती है। तो आप इसको नोट कर लें। नोट्स तो आपके पास पॉइंट्स तो लिखे हुए ही हैं। ये स्केच आप बना लें अपने पास, या स्क्रीनशॉट ले लें, और आराम से सुकून से फिर साफ सुथरा बाद में बना लीजिएगा, कोई जल्दी नहीं है। सही है, स्क्रीनशॉट लेके मुझे एक्नॉलेज कर दें कि क्या बात समझ आ गई है। और अगर कुछ समझ में नहीं आया तो रेजन करके पूछ। यस, किसी का कोई सवाल, किसी को कोई पूछना है? यस, इट्स क्लियर कि एक्नॉलेजमेंट। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलिए, जबरदस्त, वेरी गुड, इट्स क्लियर टू एवरीवन, अल्हम्दुलिल्लाह, सही है। अच्छा, अब देखें, कुछ लोगों ने भी एक्नॉलेजमेंट नहीं दिए। तो, हाँ, कुछ की एक्नॉलेजमेंट रह गई, बट एक्नॉलेज सब कर दें ताकि मुझे इत्मीनान हो जाए ना, वरना मैं फिर क्या समझूं कि आपको समझ नहीं आया, मुझे रुकना है या मुझे आगे जाना है। यस, लाइबा, लाइबा हुदा, लाइबा अब्बासी, सफ़ा, एक्नॉलेज कर दें जल्दी से, शाबाश। असल में मैं थम्स अप जो है ना वो नहीं देखा होगा, चैट पार्टिसिपेंट में मैं गया नहीं था। हाँ, लिखने की आदत है, चैट मैसेज की आदत है, वो ही सही रहती है। अच्छा, थम्स अप दे दिया। सर, नजर नहीं आता सब कुछ एक साथ में देख नहीं सकता। मेरी वीडियो नजर आती है, स्क्रीन नजर आती है, और चैट नजर आता है, तो वो पार्टिसिपेंट में मुझे जाना पड़ता है, तो मैं गया नहीं था शायद, इसलिए मुझे नजर नहीं आया। सही है, आदत मेरी चैट की हुई है असल में, इसलिए चैट ही सही रहती है भाई। थम्स अप पे जाने के लिए ना अलग से जाना पड़ता है पार्टिसिपेंट। सही है, तो चैट पे ही लिख दिया करें। अच्छा है, थोड़े हाथ चलेंगे तो दिमाग भी चलेगा। सही है, वैसे तो थम्स अप के लिए भी हाथ की जरूरत पड़ती है, लेकिन फिर भी चैटिंग सही रहती है। तो चैट को ही फॉलो करें इंशाल्लाह। वरना मसला ये हो रहा है उसमें, जब मैंने थम्स अप करवाया ना, तो आधे बच्चे चैट पे टाइप करते हैं, आधे बच्चे थम्स अप करते हैं, तो बड़ी कंफ्यूजन हो गई। तो चैट सही है, चैट इज गुड, वो खुली हुई भी होती है परमानेंटली मेरे पास, तो मुझे मसला नहीं होता। सही है। ओके, क्लियर, क्लियर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। लाइबा अब्बासी का भी रिप्लाई नहीं आया। लाइबा अब्बासी, आपको भी क्लियर है? क्लियर, ओके, ग्रेट। चलिए, अब देखें, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है एफ एक्स इज एक्स स्क्वायर माइनस टू फॉर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। स्केच ऑन द सेम डायग्राम द ग्राफ्स ऑफ वाई इक्वल्स टू एफ एक्स एंड वाई इक्वल्स टू एफ इनवर्स एक्स। ये वही सवाल है। अच्छा, एक चीज हमेशा मैं बच्चों से कहता हूँ, हमेशा देखा करें, नॉर्मली हमें देखा नजर आता है कि लीनियर और क्वाड्रेटिक की स्केचिंग आ रही होती है। एक लीनियर की स्केचिंग आती है और क्वाड्रेटिक की आती है। Now, the problem is that whenever students see the equation fx equals to x square minus 2, they forget कि it is a quadratic equation. And quadratic equation का कर्व बनता है, लाइन नहीं बनती। ये याद रखें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कर्व बनेगा, लाइन नहीं बनेगी। तो बच्चे यहाँ पर खुद से एक्स की वैल्यूज डाल के पॉइंट्स निकालते हैं, और उसके बाद फिर गलती कर देते हैं। तो पहले तो ये समझ लें कि हमेशा याद रखें कि वेन एवर वी आर प्लॉटिंग अ स्केच ऑफ अ quadratic curve, we need to find the coordinates of turning point as well. अब मुझे बताएं, यहाँ टर्निंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? What will be the coordinates of turning point? And another question, is it in completed square form or do we have to convert it into completed square form? देखिए, हम कुछ बच्चे जवाब दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे हैं, मिक्स जवाब है। ये ऑलरेडी कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म में है, मैंने पहले ही बताया था आपको, याद है? इफ देयर इज अ मिडिल टर्म, अगर मिडिल टर्म एक्स होगा, इफ देयर इज अ मिडिल टर्म, राइट,
अगर मिडिल टर्म होगा तो फिर मिडिल टर्म होगा ना, अगर एक्स वाला टर्म, तो फिर वो कंप्लीट स्क्वायर में करना, कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म में करना पड़ेगा। बट इफ देयर इज नो मिडिल टर्म देन इट इज ऑलरेडी इन कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म। ये बात मैं पहले बता चुका हूँ, आप लोग भूल जाते हैं, बिकॉज इट इज एक्स माइनस जीरो होल स्क्वायर माइनस टू। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इट इज अ मिनिमम पॉइंट। एक्स माइनस जीरो होल स्क्वायर है तो कोएफिशिएंट तो मिनिमम, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट तो पॉजिटिव है ना, इट इज अ मिनिमम पॉइंट एंड द कोऑर्डिनेट्स आर 0, -2। अब देखिए कुछ बच्चों ने नेचर गलत बता दिया, कुछ बच्चों ने कोऑर्डिनेट्स गलत बता दिए, कुछ बच्चों ने जवाब ही नहीं दिया। यस, इट इज अ मिनिमम पॉइंट। सही है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, इट इज अ मिनिमम पॉइंट एंड 0, -2। अच्छा, फिर आपको पता है मिनिमम पॉइंट के साथ साथ आपको डोमेन के पॉइंट्स भी डालने होते हैं। अब दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो अब स्केच नेगेटिव साइड पर नहीं बनेगा। एफ एक्स का ग्राफ नेगेटिव वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए नहीं बनेगा, वो बनेगा ही जीरो या उसके बाद। ये भी देखना पड़ रहा होता है हमें। अब देखिए यहाँ पर अगर मैंने स्केच यहाँ पर बनाया है, अगर मैं यहाँ से इसके स्केच को यूज करना चाहूँ, देखिए मुख्तलिफ पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिए हुए हैं, मैं इन्हीं पॉइंट्स को यहाँ पर इस्तेमाल करता हूँ। अच्छा, एक मिनट मुझे दें। एक मिनट वेट, कैसे कवर करूंगा, यहाँ जाऊंगा, यहाँ जाऊंगा, यूं। अच्छा, पेस्ट एंड मैच स्टाइल है, इसका मतलब मैं साइज छोटा नहीं कर सकता। सही 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 सही, ये एक प्रॉब्लम है। मैं काम करता हूँ, दोबारा पेस्ट करता हूँ और फिर जो है इसको रीसाइज भी करता हूँ। यस, बेटर नाउ। अब देखें, आ जाए यहाँ पर। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने कहा स्केचिंग करने के लिए वी नीड सम पॉइंट्स, तो एक तो मिनिमम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए। उसके अलावा मैंने कहा भाई मिनिमम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स के अलावा जो एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है उसके कुछ पॉइंट्स तो लूँ मैं, डोमेन की कुछ पॉइंट्स तो लूँ। मैंने आपको क्वाड्रेटिक स्केचिंग में सिखाया था कि आपको वाई इंटरसेप्ट निकालना होता है। अब क्योंकि ये कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिनिमम पॉइंट 0, -2 है, वाई इंटरसेप्ट के लिए एक्स जीरो होता है, तो यही आपका वाई इंटरसेप्ट भी है, ये टर्निंग पॉइंट भी है, दिस इज द वाई इंटरसेप्ट एज वेल। ये तो एक ही पॉइंट हो गया, इसकी बेसिस पे स्केचिंग कैसे होगी। तो इफ यू आर टू प्लॉट एफ एक्स एंड एफ इनवर्स ऑन द सेम एक्सिस देन यू नीड मोर पॉइंट्स। तो मैंने कहा डोमेन इज एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। So if I'm going to substitute x0, I am going to get -2. This is the turning point as well. And this is the minimum point. And this is the y-intercept as well. तो ये एक ही point हो गया. Apart from that, I have substituted 1. And I get -1. Substitute करें, 1 square minus 2 is -1. If you are going to substitute 2, 2 square, 4 minus 2 will give you 2. Then if you are going to substitute 3, then it's 3 square minus 2. This is 7. So 0, -2, 1, -1, 2, 2 and 3, 7. You have taken 4 points. लाइन बनाने के लिए यूजुअली हम 3 पॉइंट्स लेते हैं, कर्व बनाने के लिए हमारे पास 4, 5, 6 ज्यादा पॉइंट्स होने चाहिए। इफ यू थिंक 4 पॉइंट से आपको अंदाजा हो रहा है, क्योंकि यहाँ, अच्छा वन मोर थिंग, वेन एवर यू हैव टू स्केच एफ एक्स एंड एफ इनवर्स ऑन द सेम एक्सिस, दिस मीन्स वो ऐसा एफ एक्स है जिसका एफ इनवर्स एग्जिस्ट करता है। जब एफ एक्स का एफ इनवर्स एक्स एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब वो जो एफ एक्स होगा वो 1-to-1 फंक्शन होगा। तो पूरे क्वाड्रेटिक कर्व बनाने से ज्यादा आसान 1-to-1 फंक्शन को बनाना होता है। So for a function to be 1-to-1, the domain must be for a quadratic function to be 1-to-1, the domain must be restricted, and domain must be such that it should be purely covering the right side or it should be purely covering the left side. तो ये हम देख सकते हैं कि because our turning point is 0, -2 and the x coordinate is 0, the domain is x is greater than equal to 0. It is purely covering the right side. ऐसा हो ही नहीं सकता कोई डोमेन दोनों साइड्स को कवर करे। हाँ, अगर प्योरली एफ एक्स की स्केचिंग है और एफ एक्स क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो समझ में आता है, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर है तो भी आप पूरा स्केच बनाएंगे। बट अगर एफ एक्स और एफ सेम एक्सिस पर है, इसका मतलब एफ एक्स को 1-to-1 होना है। फॉर दैट आप देखेंगे कि द डोमेन विल बी रिस्ट्रिक्टेड बाय द एग्जामिनर। तो 1-to-1 को बनाना ज्यादा आसान है बनस्बत पूरे के, क्योंकि आधा कर्व बनता है, सीधी सी बात है।
तो 0 पे -2, 1 पे -1, 2 पे 2 एंड 3 पे 7। नाउ यू हैव टेकन दिस, तो मैंने देखें सेम स्केल ऑन बोथ द एक्सेस लिया, 1 2 3 4 5 6 7, सेम स्केल ऑन बोथ द एक्सेस, सेम स्केल ऑन बोथ द एक्सेस। अब मैंने पॉइंट्स को प्लॉट किया। जैसे सबसे पहले y को एक्स की लाइन बना लेता हूँ, तो 0,0 1,1 2,2 3,3 4,4 5,5 6,6 7,7 पॉइंट्स प्लॉट कर लिए। पॉइंट्स प्लॉट करके एक लाइन बना ली, तो y को एक्स की एक लाइन मेरे सामने बन गई। सही है, y को एक्स की लाइन बनने के बाद अब आ जाए एफ एक्स की ग्राफ की प्लॉटिंग करते हैं। 0,-2 स्केल ऑन स्केल शुड बी सेम ऑन बोथ द एक्सेस। मैंने बता दिया 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट अगर एक्स एक्सिस पर है, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट वाई एक्सिस पर भी होना चाहिए, स्केल में चेंजिंग नहीं होनी चाहिए। तो इफ यू हैव प्लॉटेड देन इट्स 0,-2, देन 1,-1, 2,2 एंड 3,7। अच्छा, बच्चे क्या करते हैं, कोशिश करते हैं इस किसी ना किसी तरह लाइन से ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं, फिर वो पॉइंट्स बाकायदा आगे पीछे करते हैं, सोचते हैं शायद हम स्केच कर रहे हैं इसलिए सही नहीं बन रहा। नो, a line will not be made over here. Why? Because this is not a straight line. There is a power of 2. This means it is a quadratic equation and therefore a curve will be made. तो फिर समझ लें कि ये टर्निंग पॉइंट दिया हुआ है, इसका मतलब समझ लें पूरा कर्व ऐसा बनता है, पूरा कर्व ऐसा बनता है आपका, उसका आपका हाफ हिस्सा नहीं बनेगा, खाली हाफ बनेगा। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक कर्व बन गया आधा। 0 -2 1 -1 2 2 1 1 2 2 एंड 3 7। प्लॉटिंग की आपने, ये कर्व बन गया। अच्छा, एफ इनवर्स के लिए एफ इनवर्स का इक्वेशन निकालना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक में इनवर्स निकालना बहुत मुश्किल होता है सर, लंबा है। किसने बोला है इनवर्स निकालो, कहाँ बोला उसने इनवर्स निकालो? मैंने आपको कब सिखाया कि इनवर्स नहीं निकाला हुआ, देखना नहीं आप। what you have to do is you have to swap the coordinates. 0,-2 becomes -2 0, 1,-1 becomes -1,1, 2,2 becomes 2,2, 3,7 becomes 7,3. Now 2,2 का x and y same है, it will be a point on the y equals on the line y equals to x, that is on the mirror line, and a point on the mirror line will remain on the mirror line. 0 -2 1 -1 2 2 and 3 7। तो मैं प्लॉट कर देता हूँ इसके ऑपोजिट को, तो 0 -2 का बना -2 0, 1 -1 का बना -1 1, 2 2 का बना 2 2, 3 7 का बना 7 3। प्लॉटिंग की, -2 0 -1 1 2 2 एंड 7 3। अब देखें ये आपका इस तरह का स्केच बनेगा। अब आप देख लें कि आपका मिरर लाइन है, मिरर इमेज है, y को x मिरर लाइन है या नहीं, देख लें। जितनी मिरर लाइन से इसकी डिफरेंस है उतना ही डिफरेंस इतना होना चाहिए। अच्छा, ये आपका मिरर लाइन की तरफ आ रहा है, तो ये भी मिरर लाइन की तरफ जा रहा है। फिर ये एफ एक्स वाला ग्राफ मिरर लाइन से दूर जाना शुरू हुआ, तो एफ इनवर्स वाला ग्राफ भी मिरर लाइन से दूर होना शुरू। जिस पॉइंट पे ये लोग इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये वो पॉइंट है जिसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट सेम है, मतलब इट इज अ पॉइंट ऑन द मिरर लाइन। तो ऐसा पॉइंट जो एफ एक्स के ग्राफ पे भी एग्जिस्ट करता है और एफ इनवर्स पे भी एग्जिस्ट करता है। वही सारी बातें जो मैंने आपको बताई थी, वही बातों की इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर हुई है। नथिंग नथिंग डिफरेंट। सही है। अच्छा, फिर मैंने ये बात यहाँ पर ऐसे ही लिखी हुई है, वही बात जो मैंने आपको पहले भी बताई, जिसकी जरूरत नहीं है अभी बताना, लेकिन बता सकते हैं कि देखें एफ एक्स का डोमेन क्या था। एफ एक्स का डोमेन था एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और इसकी रेंज क्या होगी एफ एक्स की, एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -2, टर्निंग पॉइंट का वाई -2 है ना, तो रेंज एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -2 हो जाएगी। तो एफ एक्स का डोमेन जब दे रहे हैं तो नाम एक्स का यूज हो रहा है, रेंज दे रहे हैं तो नाम एफ एक्स का यूज हो रहा है। और जब एफ इनवर्स का डोमेन दे रहे हैं, तो एफ इनवर्स का डोमेन देने के लिए आपने एफ एक्स की रेंज देखनी है। रेंज ग्रेटर देन इक्वल टू -2 है, तो यहाँ भी ग्रेटर देन इक्वल टू -2 लिख दिया, लेकिन हाँ क्योंकि ये डोमेन है तो नाम एक्स का इस्तेमाल हुआ। एफ इनवर्स की रेंज देखनी है तो एफ इनवर्स की रेंज देनी है, तो एफ एक्स का डोमेन देखना है। एफ एक्स का डोमेन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो यहाँ भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, बस क्योंकि वो डोमेन था, ये रेंज है, लिहाजा रेंज में एफ इनवर्स का नाम इस्तेमाल होगा। तो ये वही बात जो पहले बता चुका था, ये यहाँ लिखी हुई। ये वाली बात भी क्लियर है और स्केच भी क्लियर है। स्क्रीनशॉट ले लें, कॉपी बाद में कर लीजिएगा, टाइम कम है, मेरी A2 की क्लास भी है विद इन 5 मिनट्स। तो मुझे जल्दी से स्क्रीनशॉट लेके बताएं कि यहाँ तक बात समझ में आ रही है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? प्लीज एक्नॉलेज। एक पॉइंट मुझे और क्लियर करना है, मजीद टाइम वेस्ट नहीं करें, जल्दी जल्दी एक्नॉलेजमेंट दे, शाबाश। चैट पे ही लिखें, सब सही है, सब चैट पे लिखें। चलें, गुड। अच्छा, फिर आ जाते हैं, ये एक लास्ट चीज रह गई है जो मुझे आपके सामने डिस्कस करनी है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू ग्राफ्स।
अब होता क्या है कि एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स का ग्राफ जो गिवन होता है ना आपके सामने, मुझे बोले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो। अब स्केचिंग हुई तो आपने ऊपर भी देखा कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया था -1, -1। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू ग्राफ्स -1, -1 था, और यहाँ 2, 2 था। तो कह रहे हैं अगर आपने कभी कोऑर्डिनेट, अगर कभी आपने इस तरह से स्केच ना बनाया हो, या स्केच अगर बनाया भी हो तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का पता ना लग रहा हो, एंड द एग्जामिनर asks you to give the coordinates of the point of intersection of the two graphs, what will you do? क्या करेंगे आप? So find the coordinates of the point of intersection of the two graphs. The point of intersection of y equals to fx and y equals to f inverse x is the invariant point. ट्रांसफॉर्मेशन ओ लेवल्स IGCSE में आपने पढ़ा था, अलाइन रिफ्लेक्शन में पढ़ा था, बल्कि सब में पढ़ते थे। इनवेरिएंट पॉइंट रिफ्लेक्शन में वो पॉइंट होता है जो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन पे लाई करे। ट्रांसलेशन के केस में कोई इनवेरिएंट पॉइंट नहीं होता। थर्ड कैटेगरी आपने पढ़ी थी रोटेशन। अ पॉइंट ऑन द सेंटर ऑफ रोटेशन विल रिमेन इनवेरिएंट। और फोर्थ पढ़ा था एनलार्जमेंट। अ पॉइंट ऑन द सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट विल रिमेन इनवेरिएंट। तो इनवेरिएंट पॉइंट इज अ पॉइंट व्हिच अंडरगोज नो चेंज इन अ ट्रांसफॉर्मेशन। जब ट्रांसफॉर्मेशन होती है तो वो इनवेरिएंट पॉइंट होता है। तो यहाँ भी यही मतलब है कि ऐसा पॉइंट जो y को एफ एक्स में भी वही था, इनवर्स में भी वही है, चेंजिंग नहीं आई, क्योंकि स्वैपिंग होने के बाद भी वही रहा। ये बात हमें पहले ही क्लियर हो गई, लेकिन यहाँ पढ़ भी लिया हमने कि y equals to fx and f inverse का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो इनवेरिएंट पॉइंट होता है, एंड दैट इज द पॉइंट दैट लाइज ऑन द मिरर लाइन y equals to x. Therefore all three graphs meet at this point. अब जब बच्चों को बोला जाता है ना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, वो क्या करते हैं? y equals to fx और y equals to f इनवर्स x की इक्वेशन निकालते हैं और साइमल्टेनियस सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये आपको बताया गया है whenever you have to find the point of intersection of the two graphs you solve the two equations simultaneously. जब भी आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होगा, आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए साइमल्टेनियस सॉल्विंग करेंगे। ओ लेवल मैथ्स में यू यूज्ड टू डील विद टू इक्वेशंस एंड उसको साइमल्टेनियस सॉल्व करते थे। अब यहाँ पर हमने क्वाड्रेटिक में भी देखा कि साइमल्टेनियस सॉल्विंग कर रहे हैं, और ये एक उसूल हमने बनाया हुआ है कि व्हेनेवर यू हैव टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यू हैव टू सॉल्व द टू इक्वेशंस साइमल्टेनियसली। ये बात आपको पता है कि साइमल्टेनियसली इक्वेशंस को सॉल्व करना है। लेकिन अगर मैं y को एफ एक्स और एफ इनवर्स को साइमल्टेनियस सॉल्व करता हूं ना, तो उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, और उसके लिए एक और प्रॉब्लम पता है क्या आएगा? एफ इनवर्स एक्स का इक्वेशन निकालना पड़ेगा। अब सवाल में एफ इनवर्स का इक्वेशन निकलवाया हुआ ही नहीं है, और आपको कहा इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल। तो यहाँ इस बात को क्लियर करना है कि द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ y इक्वल्स टू fx एंड y इक्वल्स टू f इनवर्स x इज नॉट द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दीस टू लाइंस ओनली, दिस इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ थ्री लाइंस ऑल टुगेदर। जो एफ एक्स और एफ इनवर्स का इंटरसेक्शन है वो ना सिर्फ एफ एक्स और एफ इनवर्स का इंटरसेक्शन है, बल्कि साथ साथ y इक्वल्स टू x का भी इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो पता चला वहां तीन लाइंस गुजर रही। अब जब तीन लाइंस गुजर रही हैं तो साइमल्टेनियस सॉल्विंग हम खाली एफ एक्स और एफ इनवर्स की क्यों करें? एफ एक्स और एफ इनवर्स को भी साइमल्टेनियस सॉल्व कर सकते हैं, y इक्वल्स टू एफ एक्स और y इक्वल्स टू x को भी साइमल्टेनियस सॉल्व कर सकते हैं, और y इक्वल्स टू एफ इनवर्स और y इक्वल्स टू x को भी साइमल्टेनियस सॉल्व कर सकते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ सुने, इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं साइमल्टेनियसली, इन दोनों को साइमल्टेनियस सॉल्व कर सकते हैं, और इन दोनों को साइमल्टेनियस सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन सबसे बेहतर है इन दोनों को साइमल्टेनियस सॉल्व करें। वजह कि अक्सर एफ इनवर्स एक्स निकाला हुआ ही नहीं होता। तो बताना ये है कि therefore to find the value of x, whenever you have to find the value of x or the coordinates of the point of intersection, there is no need to find f inverse x. Simply solve y equals to fx, simply solve y equals to x and y equals to fx simultaneously to find the value of x. The x and y coordinates will be the same as the point of intersection lies on the line y equals to x. बताना ये है कि fx और f inverse x का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए आपको f इनवर्स का इक्वेशन निकालने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एफ एक्स और एफ इनवर्स का इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है, बल्कि इस पॉइंट से y इक्वल्स टू x की लाइन भी गुजरती है। लिहाजा y इक्वल्स टू x की लाइन और y इक्वल्स टू एफ एक्स को भी अगर साइमल्टेनियस सॉल्व कर लिया जाए तो आपके पास वो x कोऑर्डिनेट आ जाएगा, और जो x कोऑर्डिनेट आएगा वही y कोऑर्डिनेट भी होगा। मतलब f इनवर्स निकाले बगैर आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं। मैं मिसाल लेता हूँ। अब आपने कहा यार सर यहाँ पर अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ता, अभी तो पता चल गया, नहीं पता चलता क्या करते? तो आपने कहा यार कोई मसला नहीं है, मैं करके बताता हूँ। आपने कहा यार एक्स स्क्वायर माइनस टू वाई इक्वल्स टू एफ एक्स जो है वो है वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस टू है, एंड वाई इक्वल्स टू एक्स इज द लाइन। वाई इक्वल्स टू एफ एक्स वाला इक्वेशन हो गया वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एंड वाई इक्वल्स टू एक्स। लेट्स सॉल्व देम साइमल्टेनियसली। तो एक्स स्क्वायर माइनस टू इक्वल्स एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इक्वल जीरो। यहां से अगर आप मिडिल टर्म ब्रेकिंग करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस एक्स माइनस टू इक्वल्स टू जीरो। एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस टू
+1 कॉमन लेंगे तो x माइनस टू इक्वल्स टू 0। यहाँ से आपके पास x इक्वल्स टू -1, x इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। अच्छा, क्योंकि आपका डोमेन रिस्ट्रिक्टेड है, x इक्वल्स टू -1, भाई अगर ये पूरे पूरे कर्व्स बनते, ये भी पूरा कर्व बनता और ये भी पूरा कर्व बनता, मतलब लेट्स सपोज अगर ये पूरा कर्व बनाता मैं, तो फिर ये वाला कर्व भी पूरा बनना था, यूं बनता कर्व। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है ना कि एफ एक्स और एफ इनवर्स पूरे पूरे बने, वरना तो 1 to 1 की रिस्ट्रिक्शन ही नहीं रहती। तो इसीलिए वो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है ना, इसकी एक्सटेंशन और इसकी एक्सटेंशन -1 पे कहीं मिल रही होगी, ये मतलब -1 पे कहीं इंटरसेक्ट करेंगे, अगर मैं उसके दूसरे साइड देखूं तो दैट वुड डिपेंड अपॉन द डोमेन। तो अगर डोमेन एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0 होता तो फिर मैं ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखता, बट डोमेन क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, लिहाजा डोमेन को मद्देनजर रखते हुए एक्स इक्वल टू -1 को मैंने कर दिया रिजेक्ट, और मेरे पास एक ही आंसर बच गया, एक्स इक्वल टू 2। एक्स अगर 2 है तो वाई भी 2 होगा, लिहाजा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन गया 2,2, 2,2। तो अब देखें, एफ इनवर्स निकाले बगैर, एफ इनवर्स निकाले बगैर, एफ इनवर्स निकाले बगैर एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स का इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया, x2 एंड y2, x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 2, दिस इज द इंटरसेक्शन पॉइंट। समझ रहे हैं, समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे भाई? ऊपर देखें, ऊपर देखें, 2x+1 है, y इक्वल्स टू 2x+1 एंड y इक्वल्स टू x को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेते हैं। अगर एफ एक्स और एफ इनवर्स का इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए था तो इनवर्स निकाले बगैर काम करते हैं। 2x+1 इक्वल्स टू x, x इक्वल्स टू -1, x -1 आया तो y भी -1। देख लें, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन -1, -1 था। तो बॉटम लाइन, अगर एफ एक्स और एफ इनवर्स की इंटरसेक्शन पॉइंट निकालनी है तो ये वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा जो मिडल लाइन पे लाई करेगा। And if the point lies on the middle line, this means the x and y coordinates will be same. And this also means that we do not have to find the expression for f inverse x for finding the point of intersection of fx and f inverse x. What we can simply do is, we have the equation y equals to fx, we can solve the equation y equals to fx with the line y equals to x and find the point of intersection. That's it. Here we end the explanation of functions. 5 रुपए के सवाल की शीट, 5 रुपए की फाइल अपलोड कर दूंगा, साथ कुछ 5 रुपए की रिकॉर्डिंग्स भी अपलोड करूंगा। आप लोग सवाल करेंगे, इंशाल्लाह करके लाएंगे, सवाल को सही मानों में अटेम्प्ट करेंगे, उसके बाद जो कंफ्यूजन होंगे मुझसे क्लियर करवाएंगे। अगली क्लास में आप लोगों से मुलाकात करेंगे। अभी मुझे एक्नॉलेजमेंट दे दें, इज इट क्लियर, और कुछ पूछना है, क्योंकि टाइम 4 बजे मेरी A2 की क्लास थी और ऊपर हो चुका है टाइम, जल्दी से बता दें बेटा। मैंने मल्टीपल दफा खुद ही इत्मीनान करने के लिए रिपीट कर दिया काफी दफा। सही है, चलें अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है, सबको क्लियर हो गया, खुशी की बात है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।